तो कहूँ कि यूएस बैंकक्रप्ट होने वाला है एंड स्टॉक मार्केट यूएस का एंड वेस्टर्न अलाइज का क्रैश होने वाला है, तो आप क्या सोचेंगे? सो हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल पावर्स के बारे में एंड अपन ये देखेंगे कि कैसे जो वेस्टर्न के बैंक्स है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट को एंड कैसे वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। सो जो अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है कि कैसे बैंकिंग एलाइट्स शेप कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल लीडरशिप को, वर्ल्ड लार्जेस्ट यूएस ट्रेजरी होल्डर कौन है एंड कैसे जब जापान डंप करेगा यूएस के ट्रेजरी को तो कैसे एक फाइनेंशियल क्राइसिस अराइज होगा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है वेस्ट के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे बैंकिंग इलाइट्स शेप कर रहे हैं वेस्टर्न की पॉलिटिकल लीडरशिप को। तो सबसे पहले अपन को एक कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा जिसका नाम है रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब सीनियर बैंकर्स एंड फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स ट्रांजिशन कर लेते हैं डायरेक्टली इनटू दी टॉप गवर्नमेंट रोल्स, छोटा मोटा रोल नहीं गवर्नमेंट में बल्कि टॉप गवर्नमेंट पोजीशंस जैसे कि ट्रेजरी सेक्रेटरी, इकोनॉमिक एडवाइजर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स एंड इवन प्रेसिडेंट्स। एंड अपन देखेंगे कि कैसे मोस्ट ऑफ द वेस्ट के बैंक्स है, वेस्ट के जो बैंक्स के जो कह सकते हैं अपन टॉप पोजीशन के, कैसे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। एंड ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब एक सोची समझी एक उनका लैंडस्केप है इन्फ्लुएंस करने का वहाँ के पीपल को एंड बहुत सारा इवन बहुत सारा पैसा कमाने का। यहाँ पे देखते हैं एक परसिस्टेंट पैटर्न देखा गया है अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स एंड उसके वेस्टर्न लाइफ, जो कि रिवॉल्विंग डोर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह अप्लाई होता है। एंड अपन ये देखते हैं कि कैसे जो सीनियर पॉलिटिशियन है वो ऑफिस जब वेकेट करते हैं, जब उनको जो काम दिया जाता है जब वो हो जाता है तब वापस से उन्हें उनकी बैंकिंग सेक्टर की जो पोजीशन थी वो वापस मिल जाती है एज अ पेड एडवाइजर या फिर एज अ बोर्ड मेंबर या फिर एज अ एग्जीक्यूटिव। एंड ये एक हाईली लिक्रेटिव एग्जिट स्ट्रेटेजी है उनके लिए। तो अपन देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में कैसे बहुत सारे गोल्डमैन सैक्स के जो एल्यूमिनाइज है वो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं। बिल क्लिंटन में उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी वो भी गोल्डमैन से था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश में उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी वो भी गोल्डमैन से था, बराक ओबामा के कैंपेन रन में गोल्डमैन सैक्स ने सेकंड लार्जेस्ट कैंपेन डोनर था बराक ओबामा का। एंड डोनाल्ड ट्रम्प में उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी वो भी गोल्डमैन से था। एंड 2025 एंड 2026 अभी जो ट्रेजरी है वो है स्कॉट बेसेंट, जो कि एक सोरोस फंड मैनेजमेंट उनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है। सोरोस का नाम सबने सुना होगा। तो ये जो है करेंसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्योंकि यूएस की इकोनॉमी को क्रैश कराना है, इसलिए इन सबको वहाँ बिठाया गया है। ये इनकी खुद की विल नहीं है, ना ही डोनाल्ड ट्रम्प कुछ कर सकता है, उसको जो बोला जाएगा वो करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं द पैटर्न इन एलिड नेशंस, तो ये सब पैटर्न्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। स्पेसिफिक अपन जो देखेंगे वो है इमैनुअल मैक्रोन का, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है। अपन ये देखेंगे कि वो भी फॉर्मर इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुके हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं रॉथशाइल्ड एंड को के 2008 से 2012 में। तो आप सोच सकते हैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर रॉथशाइल्ड का डायरेक्ट प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कितनी गड़बड़ी है सब में। उनकी जनता इतनी बेवकूफ़ है कि उन्हें ये तक नहीं पता है, पता भी होगा तो भी उनका कुछ कह सकते हैं उनका से नहीं है गवर्नमेंट में कुछ भी बोलने को। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, पर इंडिया में कुछ होगा तो जो पब्लिक है वो आवाज़ उठाएगी, पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही उनकी पब्लिक की सुनी जाती है, ना ही किसी को कुछ फर्क पड़ता है। एंड अपन देखेंगे सेकंड माइक कार्नी, जो कनाडा के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी 13 साल तक गोल्डमैन सैक्स में बिताए हैं एंड वो गवर्नर रह चुके हैं बैंक ऑफ कनाडा के एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के। तो आप सोच सकते हैं दो कंट्री के वो गवर्नर रह चुके हैं सेंट्रल बैंक्स के। एंड कैसे वो अब देखिए कितनी उनको वहाँ भेजा गया है एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो आप सोच सकते हैं उनको पीपल वहाँ के पीपल ने इलेक्ट नहीं करा, वहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने उनको वहाँ बिठाया है ताकि वो उनका काम कर सके। अब हम देख सकते हैं कैसे इमैनुअल मैक्रोन रॉथशाइल्ड में थे एंड वो ट्रांजिशन करा उन्हें सीनियर सिविल सर्विस रोल से डायरेक्टली इनटू दी रॉथशाइल्ड। वो आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में और नेट पे। एंड कैसे वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे आ गए एंड पार्टनर की पोजीशन पे आ गए रॉथशाइल्ड में 2010 के अंदर। अब हम देखेंगे यूनाइटेड किंगडम के टोनी ब्लोर एंड जेपी मॉर्गन चेस में। जो टोनी ब्लेयर है उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एज सर्व करा था 1997 से 2007 में। एंड उनको बाद में जब उनका
एज अ प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन वेकेट हुई तो उन्हें रिटेन कर लिया गया बाय जेपी मॉर्गन चेज एज अ सीनियर एडवाइजर। तो आप सोच सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को आप एज ए जॉब पे रख लो, कितनी बड़ी बात है ये। अब हम देखेंगे सेकंड की कौन सी कंट्री सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूएस ट्रेजरी होल्ड करती है। तो जैसा कि आप चार्ट देख सकते हैं, जापान जो है सबसे ज़्यादा होल्ड करती है यूएस ट्रेजरी, एंड उसका ट्रेंड एक अपराइजिंग में। एंड जो एक स्पेसिफिक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है चाइना का मेन लैंड, एंड जो थर्ड लार्जेस्ट कह सकते हैं अपन यूएस ट्रेजरी जो होल्ड कर रहा है। अभी थोड़ा चेंज हो गया होगा क्योंकि 2025 का डेटा है। तो चाइना की जो ट्रेजरी जो सॉरी जो चाइना यूएस ट्रेजरी जो होल्ड कर रहा है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। देख सकते हैं आप कि वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में। तो चाइना को पता है जब कोविड आया था, चाइना जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, पर तो भी उसने अपने रिजर्व्स में बहुत ही कम कह सकते हैं अपन यूएस ट्रेजरी होल्ड करी होगी। बट जब कोविड आया था तो यूएस ने अपने जनता को बांटने के लिए फ्री में पैसे प्रिंट करके इतना सरप्लस लोगों में बांट दिया वहाँ की पब्लिक को, जितना चाइना ने अभी तक का उसका एक्सपोर्ट का सरप्लस नहीं करा था। तो आप सोच सकते हैं चाइना को भी ये बात समझ में आ गई कि ये सब बुद्धू पागल बना रहे हैं सबको। एंड चाइना में वैसे भी पहले जो पार्टी थी, पार्टी के जो लीडर्स थे वो बहुत ही प्रो अमेरिकन थे, या फिर आप कह सकते हैं अपन अमेरिकन अमेरिकन जो एजेंसीज है उन्होंने ही चाइना के जो लीडर्स है उनको बिठाया था। पर अब जो चाइना का जो लीडर है वो और उसने क्या करा, जो पहले जो लीडर्स थे, जो पहले उनके सपोर्टर्स थे, उन सबको खत्म कर दिया है, गायब कर दिया है। तो अब जो चाइना में जो गवर्नमेंट है वो चाइना का ही अच्छा सोच रही है, इसलिए वो सिल्वर और गोल्ड अक्मुलेट कर रहे हैं एंड यूएस ट्रेजरी को होल्ड कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे जापान जो है लार्जेस्ट होल्डर है। जापान करीब करीब 1.186 ट्रिलियन डॉलर यूएस ट्रेजरी का होल्ड करता है, एंड अप्रोक्सीमेटली 12.8% 2025 का डेटा ये है। आप देख सकते हैं चाइना कैसे डिक्लाइनिंग होल्डर है, एंड कैसे अब जो है चाइना का जो रिजर्व है यूएस डॉलर में उसने बहुत ही कम कर दिया है। तो आप जैसे देख सकते हैं जापान की ट्रेजरी की होल्डिंग का डेटा, कैसे वो बेच रहा है, कैसे खरीद रहा है, खरीद ही रहा है वैसे। वैसे जापान जो है एक कह सकते हैं अपन अमेरिका का सर्वेंट है। जापान उस पर भली बम गिरा दिया है, भली कुछ भी कर दिया है, पर जो बिठा रखा है वो तो उसको बिठा रखा है। तो अमेरिका जो कहेगा जापान वही करेगा। आप देख सकते हैं वैसे कुछ काम करनी है अभी यहाँ पे। अब अपन देखेंगे कि कैसे जब जापान बॉन्ड डंप करेगा तब एक ट्रिगर होगा फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि वेस्ट को हिला के रख देगा। इंडिया में उसका इम्पैक्ट आएगा पर बहुत ही थोड़े समय के लिए आएगा, क्योंकि अपनी जो इकोनॉमी है वो यूएस से लिंक नहीं है। भले हाँ जो कह सकते हैं अपन टर्शरी सेक्टर है, जो अपना आईटी है, वो भले उस पर डिपेंडेंट है, पर उसको हटना पड़ेगा। वरना अगर एक सेक्टर के लिए, आईटी सेक्टर के लिए इतना गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि बाकी की जो पॉपुलेशन है इंडिया को उसको सफ़र करना पड़े। तो उनको तो अपना कह सकते हैं यूएस यूएस के जो क्लाइंट्स है, जो वेस्ट के क्लाइंट्स है उस पर डिपेंडेंसी उनको खत्म करनी पड़ेगी आईटी इंडस्ट्री को। तो देख सकते हैं डूम्सडे सिनेरियो, जापान जब कम करेगा सारी यूएस के बॉन्ड की ट्रेजरी को, तब एक फ्लड जैसा बॉन्ड मार्केट में आ जाएगा जो कि ओवर सप्लाई क्रिएट कर देगा, एंड यूएस के जो ट्रेजरी प्राइजेस है वो कोलैप्स हो जाएंगे। एंड जो इंटरेस्ट रेट है, जो यूएस की जो इंटरेस्ट रेट है वो स्पाइक कर लेगी, हायर बोरिंग कॉस्ट हो जाएगी वहाँ यूएस की इकोनॉमी में। अभी जो आप देखेंगे यूएस की इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये बहुत ही कम है। तो लोग बोलते हैं कि अमेरिका ने इतना कह सकते हैं डेवलप कैसे हो गया, जापान इतना डेवलप कैसे हो गया, यूके इतना डेवलप कैसे हो गया, क्योंकि उनको फ्री के फोकट के पैसे मिल रहे थे। एंड उनका जो इन्फ्लेशन है वो एशिया के पीपल ने, एशिया की इकोनॉमी ने एब्जॉर्ब कर रखा था। एंड अगर आप देखेंगे इंडिया के इंटरेस्ट रेट को और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट को, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़ीरो के बराबर है। अगर इंडिया में भी ज़ीरो के बराबर इंटरेस्ट रेट हो जाए तो भी हम उनसे ज़्यादा इनोवेशन कर देंगे और उससे भी लेस कॉस्ट में। एंड जब जापान डंप करेगा तब जो यूएस डॉलर है वो वीकन हो जाएगा एंड स्टॉक मार्केट क्रैश आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया। एंड उससे डोमिनोज इफेक्ट आएगा कि उनके अलाइड जो मार्केट्स हैं, जैसे यूके हो गया, कनाडा हो गया, एंड जो भी कह सकते हैं यूरोप का, वो सब खत्म हो जाएंगे। एंड वो तो अच्छी बात है वैसे तो। सो अपन एंड पे आ गए। अपन ने देखा कि कैसे जब जापान डंप करेगा, तो आपने ये भी न्यूज़ में आया था कि बेसेंट ने कहा कि जापान को कि भाई तुम यूएस ट्रेजरी को डंप करना अभी रोक दो। तो जैसे ही अमेरिका से सिग्नल आएगा कि तुम डंप कर दो, अमेरिका से, यानी जो मेन हेड है अपना, जो डोनाल्ड ट्रंप है या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं, उनका काम है वो कठपुतली है सब वैसे भी।
तो जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आएंगे तो जापान जो है यूएस ट्रेजरी डंप कर देगा। अभी स्कॉट बेसेंट ने इसलिए मना करा है क्योंकि उनके जो ऑनगोइंग प्रॉफिट चल रहे होंगे कहीं, या फिर जो उन्हें प्रॉफिट होने वाला होगा, उन सबका एक सेटअप पहले बनाएंगे वो, उसके बाद जापान को बोलेंगे कि तुम ट्रेजरी डंप कर दो। तो अभी जैसे पीटर थील जो है अमेरिका से चले गए कहीं और, देश छोड़ के कहीं और अपना घर ले लिया अपन ने, उनने अपना एक घर ले लिया नया। तो आप सोच सकते हैं कैसे इनकी प्लानिंग होती है, कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एंड हाँ, पर ठीक है, उनके लोगों ने वैसे ही गलत काम कर रखे तो अब सज़ा मिल रही है। सो थैंक यू, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक यू।